नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलते रहता हूं। अभी जो वीडियो बना रहा हूं, ये बना रहा हूं विश्व किडनी दिवस पर। और बहुत सारा चीज़ जो कि मैं अनुभव करता हूं कि लोग नहीं बता पाते, और अगर उन छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखा जाए तो बहुत सारे किडनी बीमारियों को हम लोग जड़ से ख़त्म कर सकते। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज 11 मार्च है, लेकिन ये 11 मार्च को फिक्स नहीं है। ये सेकेंड थर्सडे ऑफ जो मार्च को मनाया जाता है। मार्च में जो दूसरा गुरुवार आता है वो उस दिन जो है आपको ये मनाया जाता है वर्ल्ड। इसलिए इसका दिन वैरी करते रहता है, कभी कभी 9 मार्च को रहता है, कभी कभी 10 मार्च को रहता है। डिपेंड करता है कि जो सेकेंड थर्सडे है वो कब आया है। तो आज दूसरा गुरुवार है मार्च महीने का, तो इसलिए आज मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। आपको लग रहा होगा कि एक चमड़े का डॉक्टर किडनी दिवस पर वीडियो क्यों बना रहा है। तो जैसा कि जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं करीब करीब 1 लाख मरीज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में यहाँ मैंने देखा। और मेरे साथ एक ये है तरीका है हमारा अलग है कि मैं भोजन बदल के बीमारी ठीक करता है। तो जब मैं भोजन बदलने लगा अपने चमड़े के इलाज के लिए, क्योंकि जब इंसुलिन रेसिस्टेंस को समझते हुए हमने भोजन बदलना शुरू किया, तो उसके बाद जब हमने देखा कि बहुत सारा अंदरूनी गड़बड़ी भी ठीक हो जा रहा है। और दूसरी बात, हमारा एक बहुत फेवरेट बीमारी है एसएलई, और एसएलई में किडनी बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होता है। तो जब मैं एसएलई को पूरी तरह से ठीक करने लगा तो किडनी भी ऑटोमेटिक ठीक होने लगा भोजन बदल के। तो मैं जो है कि अब हर बीमारियों को ठीक करना शुरू कर दिया भोजन बदल के और एक्सरसाइज बढ़ा के। तो डाइट और एक्सरसाइज हमारे इलाज का मेन बैकबोन है। अगर हम उसको ठीक कर दें तो हर बीमारी ठीक किया जा सकता है। ये अपने अनुभव से हम सीखे। हालांकि किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो उस स्तर से नहीं लिखा हुआ है। वो कहता है कि डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, लेकिन उतना खुल के नहीं कहता है। वो बस कहता है कि बस एक पार्ट है, 5-10-20% पार्ट है, लेकिन हम इसको मेन पार्ट समझते हैं। हमारे इलाज में डाइट और एक्सरसाइज मोर देन 70% रोल अदा करता है, और इसी के द्वारा हम बीमारी ठीक करते। तो इतने दिनों के अनुभव से हम यही सीखे कि किताब में लिखा हुआ है कि एसएलई जड़ से नहीं जाता, यहाँ पर हम जड़ से ठीक करते। और जब ये ठीक करने लगे तो फिर हमको ये ओवरऑल इन चीज़ों को भी ठीक करने का आइडिया समझ में आ गया। तो अपने आप को अब हम एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है वो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि नेचर ऑफ वर्क जो आजकल जो मरीज देखते हैं वो एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में देखते हैं। और हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है एसएलई, और एसएलई को ठीक करने में हमको सबसे ज़्यादा मज़ा आता। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप एसएलई को ठीक कर लिए तो इसका मतलब आपको शरीर का पूरा आइडिया हो गया, क्योंकि शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं होता जिसमें कि एसएलई इन्फॉर्म नहीं करता। तो खैर वो अलग रख देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड किडनी डे पर। ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं ये हम आपको बता दिए, और किस कैपेसिटी में बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में, यानी हमारे तरीके से किडनी कैसे ठीक किया जा सकता है। ये बिल्कुल ही नई जानकारी आज आपको यहाँ मिलेगी इस वीडियो में। आप अभी तक किडनी के बारे में जो भी जानते होंगे वो बहुत सारी धारणाएँ यहाँ पर टूटेंगी, क्योंकि आपको जो बताया जाता होगा कि किडनी के मरीजों में प्रोटीन कम खाना, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा सुनने को मिलेगा। हो सकता है आपकी धारणाएं टूटे, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली मरीज़ को बताता रहता हूँ। तो अब मैं शुरू करता हूँ। ऐसा है मित्रों, विश्व किडनी दिवस कब से मनाया जाता है। ये मनाया जाता है सन 2006 ईस्वी से, और जब पहली बार मनाया गया था उस समय जो है कि करीब 66 देशों में ये मनाया गया था, और उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर 88 देशों में ये मनाया जाने लगा। अब तो बहुत सारे देश इसको मनाते हैं। कौन मनाता है? ISN, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट, जो मेन संस्था है जो इसको मनाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, किडनी शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे गंदे चीज़ों को साफ़ करता है, छन्ना पत्र है शरीर का। तो अगर ये खराब हो जाएगा तो जीवन असंभव हो जाएगा। इसीलिए, और गलत खान पान की वजह से लाइफ स्टाइल में जो गड़बड़ी आ गया है मनुष्य में, तो उसके वजह से हम लोग हाई कैलोरी डाइट लेने लगे हैं और बिल्कुल मेहनत नहीं करने लगे हैं। तो हमारे शरीर का हर अंग प्रभावित हो रहा है, और उन अंगों में एक अंग किडनी भी है। तो जाहिर सी बात है किडनी भी खराब हो रहा है। तो अब ये समय आ गया है कि लोग चेतें
और जागरूक हों। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी जागरूकता के नाम पर हो क्या रहा है, आप देखिएगा जागरूकता के नाम पर किडनी का दौर हो रहा है। अभी मैं सवेरे सवेरे बाहर निकला तो मुझे आज सवेरे सवेरे की बात है, तो मुझे एक दौड़ मिला, एक जुलूस मिला जिसमें कि लोग दौड़ रहे थे और एक ड्रेस पहने हुए थे जिसमें लिखा हुआ था वर्ल्ड किडनी डे। ठीक है, इस प्रकार से करके आप ये कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आप बता नहीं रहे हैं कि प्रैक्टिकली करना क्या है। किडनी डे करके आप किडनी के प्रति जागरूक रहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप यही संदेश दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ कंक्रीट बता दें तो उसको किडनी का बीमारी होगा ही नहीं। यही भी चीज़ आप इस वीडियो में आज देखिएगा कि कहाँ पर चूक हो रहा है, कहाँ पर क्या होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है। वो मैं रात दिन यहाँ पर देखता हूँ कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो बच्चा आता है, इसमें कि प्रोटीन का लॉस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, 3.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन पर डे निकलता है 24 घंटे में, और उसके वजह से सूजन आने लगता है शरीर में। उस बच्चे का इलाज में स्टेरॉइड ज़िंदगी भर चलने लगता है, उसको कसिंग सिंड्रोम होने लगता है, और उसका प्रॉपर अगर डाइट बदल दिया जाए तो बच्चा ठीक हो जाता है। तो कभी कभी सोच करके अफसोस भी लगता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग इस बात को समझते नहीं कि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहले ये तो आप समझ गए कि वर्ल्ड किडनी डे कब से मनाया जाता है, 2024 में से मनाया जाता है, और अभी तो बहुत सारे देशों में मनाया जाता है, क्योंकि किडनी के बीमारियों से बहुत सारे लोग धरती पर मर रहे हैं, और बहुत लोग नहीं भी मर रहे हैं तो उनका जीवन स्तर खराब हो रहा है। अगर मान लिया कि हमारा किडनी में डायलिसिस हो रहा है और तब हम जिंदा हैं, तो वो जीवन भी कोई जीवन नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जिसका किडनी खराब रहेगा उसका देखिएगा, उसका बिस्तर तो सब महकेगा, कोई उसके बगैर उसके पास रहना नहीं चाहेगा, और बहुत ही नारकीय स्थिति हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है किडनी का हेल्थ के बारे में जानना। तो हर आदमी जानता है कि हमारे शरीर में 2 किडनी होता है, लेफ्ट एंड राइट किडनी। बीन सेपेड स्ट्रक्चर है, करीब करीब 150 ग्राम के वजन का होता है और रेड कलर का होता है। 2 साइड में 2 किडनी होता है। इसमें खून का नली रहता है, जैसे कि हर जगह रहता है। आर्टरी और वेन, तो आर्टरी क्या होता है, अच्छा खून को वहाँ भेजता है, और उसी अच्छा खून से सफाई होता है। अच्छा खून में भी जो गंदगी है उसको वो सफाई करता है, और सफाई करके फिर वो गंदे खून के माध्यम से वेन में डाल देता है और सर्कुलेशन में आ जाता है। लेकिन अच्छा खून, गंदा खून जो हम बोलते हैं, वो बोलते हैं CO2 और ऑक्सीजन के हिसाब से, यानी कि जो लंग में ऑक्सीजन डाला जाता है और CO2 निकाला जाता है। लेकिन यहाँ किडनी में CO2 ऑक्सीजन का मतलब नहीं है, यहाँ पर आपके खून में जो गंदगी जमा हो गया उसको वो निकालता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन में एक आदमी को करीब करीब 180 लीटर यूरिन बनता है। लेकिन प्रैक्टिकली यूरिन कितना होता है एक दिन में मैक्सिमम यूरिन होता है 1 से लेकर के 2 लीटर यूरिन एक आदमी को होता है। और अगर 3 लीटर से ज़्यादा होने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं पोली यूरिया, वो फिर पोली यूरिया कहा जाएगा। तो ये है। और कभी भी पेशाब से प्रोटीन 500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर से ज़्यादा आने लगे तो इसका मतलब कि आपको प्रोटीन यूरिया हो रहा है, इसका मतलब आपका किडनी का छन्ना पत्र खराब हुआ है। तो वो हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ बता दें आपको। तो 2 किडनी होता है और लेफ्ट एंड राइट किडनी। लेकिन जिंदा रहने के लिए एक आदमी को केवल 30 पैसा किडनी का ज़रूरत है। यानी अगर आपका 30% किडनी भी काम कर रहा हो तो पूरे शरीर का जितना भी किडनी का रोल है वो आधा बखूबी हो सकता है। यानी कि 70% किडनी भगवान आपको एक्स्ट्रा दिए हुए है। तो उतना % किडनी को आप बर्बाद भी कर दीजिएगा तो भी आपके जीवन पर आंच नहीं आएगा, और कभी कभी तो आपको कोई लक्षण ही प्रकट नहीं होगा। आपको लगेगा हमको ना सूजन हो रहा है ना पेशाब तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम पोटासियम भी सही है, एसिड बेस भी सही है, हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब जांच कराइएगा तो और भी जांच में कोरोबोरेटिव एविडेंस आपको मिलने लगेगा, जिसमें पता चलेगा कि आपका किडनी खराब हो रहा है। तो अर्ली स्टेज में कैसे पता करते हैं, ये सारा चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे। वीडियो हमारा लंबा होता है, सारे मित्र हमको कहते हैं कि आप वीडियो छोटा बनाइए, लेकिन माफ़ कीजिएगा क्योंकि वीडियो छोटा बनाने में लफड़ा क्या है कि हमारी अंतरात्मा हमको ये अनुमति नहीं देती है कि हम किसी को अधूरा ज्ञान दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान और ख़तरनाक होता है। तो अगर एक ही वीडियो में हम सारा चीज़ बता दें वो ज़्यादा उचित है, इसीलिए वीडियो हमारा लंबा हो जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि आपका वीडियो लंबा होता है इसलिए लोग देख नहीं पाते, आपका व्यूशिप कम मिलता है। तो ऐसा है मित्रों कि ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि इससे मैं कुछ पॉपुलैरिटी गेन करूँ या फिर यूट्यूब के थ्रू हम कोई पैसा अर्न करें, ये हमारा ध्येय और मकसद कभी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि अगर एक आदमी भी देख लिया हमारा वीडियो, उसको अगर इस वीडियो से लाभ हो गया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, ये वीडियो बनाना यूजफुल हो गया। क्योंकि
ये एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप जो है कि बहुतों लोगों के काम आ सकते हैं। ये नए ज़माने का चीज़ है। जब मैं एमडी कर रहा था, जब मैं MBBS कर रहा था, उस ज़माने में ये सब यूट्यूब का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में अगर है तो आपके पास एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है। किताब लिखना बड़ा लेंदी काम है, बोलना आसान है। तो आप बोल करके चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब जिसको देखना होगा, क्या पता कोई देखे उसको फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको इस चीज़ को समझना है कि हम बीमार क्यों पड़ते और किडनी क्यों ख़राब होता, तो आप वीडियो को देर तक देखिए। अगर एक स्ट्रेच में नहीं देख पाते हैं तो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके देखिए, और जब भी मौका मिले देखिए। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। दूसरी बात, कुछ लोगों का कंप्लेन होता है कि जब फेसबुक पर वीडियो डालते हैं, चूँकि हम दोनों जगह वीडियो डालते हैं, फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी, तो जब फेसबुक पर देखते हैं तो कुछ मिनट के बाद आवाज़ हम आना बंद हो जाता है। तो वैसे केस में हम आपको बता दें कि फेसबुक पर अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हम लिंक दे देते हैं, जहां जिस पोस्ट के अंतर्गत तो वो वीडियो आपको मिला, उसी में आपको उस पोस्ट को पूरा खोल के देखिएगा। सी मोर में लिखा रहता है, उसको टाइप कीजिएगा, तो उसको क्लिक कीजिएगा तो पूरा खुल जाएगा। पूरा पोस्ट में देखिएगा, उसमें हमारा फ़ोन नंबर भी बजबता रहता है। तो कोई आदमी फ़ोन से सलाह लेना चाहे फ़ोन से भी सलाह ले सकते हैं। और उसमें हमारे यूट्यूब का वो भी दिया रहता, लिंक भी दिया रहता। उसके थ्रू वही वीडियो को आप यूट्यूब में बिना रुकावट के ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में देख सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि 2 प्रकार का 2 गो किडनी होता है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए केवल 30 पैसा किडनी की ज़रूरत है। भगवान आपको 100 पैसा किडनी दिया है। सोचिए आपको कितना एक्स्ट्रा दिया है किडनी। और जो किडनी है उसमें एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है। आर्टरी से खून आता है और वेन से खून जाता है। तो जब वेन से खून आता है उसमें ऑक्सीजन तो ज़्यादा रहता है उस खून में, लेकिन उसमें गंदगी रहता है, और वो गंदगी निकाल करके वेन से भेजा जाता है। तो वेन से जो भेजा जाता, और उसमें जाहिर सी बात है CO2 उसमें कम, उसमें CO2 ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है उसमें, और वो अंदर जाता है, वो फिर वो सर्कुलेशन में चला जाता है। और उससे आपको बताया कि एक दिन में 180 लीटर पेशाब बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली 1.8 लीटर ही मैक्सिमम किसी आदमी को, स्वस्थ आदमी को पेशाब होता है। तो बाकी क्या होता है, यानी 180 लीटर खून छन के फ्लूइड निकलता है, लेकिन बाकी को फिर से खींच लिया जाता है, फिर से उसको खींच लिया जाता है। उसी को जो है कि इस पूरे प्रोसेस को जो है कि यूरिन फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं। और प्रैक्टिकली आपका 1.8 मैक्सिमम एक दिन में 1.8 लीटर ही पेशाब निकलता है। तो ये आप समझ गए आप। दूसरी बात, अगर उससे ज़्यादा निकल रहा है इसका मतलब गड़बड़ है, वो बहुत सारी बीमारियों का संकेत है। अगर आपको ज़्यादा पेशाब हो रहा है, पोलीयूरिया कहते हैं, ये डायबिटीज़ का संकेत हो सकता है। हाइपर पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया इसमें होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लगेगा। और भी कई रोगों का, डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, उसका भी ये संकेत हो सकता है। तो ये बहुत सारे बीमारियों का सूचक हो सकता है। तो आपको कंप्लीट जांच कराना चाहिए और उसको करना चाहिए। तो ये जो किडनी है, और ये किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, जो यूनिट है वो क्या है, वो है आपका नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन कैसा होता है, नेफ्रॉन को जानना जरूरी है, थोड़ा सा आपको बेसिक जानना होगा। तो ये देखिए, ये आपका किडनी हो गया, ये आप देख रहे हैं किडनी हो गया। और किडनी में जो है कि कोर्टेक्स होता है, मेडुला होता है ना, और इसी में एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है। तो रीनल आर्टरी से खून आता है और वेन से वापिस जाता है। वहीं पर उसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होता है कि उसके चलते वो, अच्छा वेन जो होता है थोड़ा सा ये कम कैलिबर का होता है, आर्टरी ज़्यादा कैलिबर का होता है, ज़्यादा ये होता है। तो जो है कि क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड निकल भी जाता है, तो वेन में कम प्रेशर रहता है, वो आपको कम वहाँ पर रहता है। आप उसका एक फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक किडनी में करीब 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन, मिलियंस में होता है, यानी 10 लाख से भी नेफ्रॉन एक किडनी में होता है। आप सोचिए कितना नेफ्रॉन होता होगा। और हर नेफ्रॉन इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो बगल वाले नेफ्रॉन से उसको कोई मतलब नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका एक बार नेफ्रॉन खराब हो गया दोबारा नहीं बनता। इसीलिए भगवान आपको क्या किया है, 70% जो है आपको एक्स्ट्रा किडनी दिया, मतलब 70% नेफ्रॉन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो वो ख़त्म भी हो जाए तो भी आपके जीवन पर आँच नहीं आएगा। इसीलिए आप अपना एक किडनी किसी को दान भी दे देते हैं तो भी आपके जीवन पर कोई आँच नहीं आता है। तो नेफ्रॉन किसको कहते हैं, तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि ये सबसे छोटा इकाई भी है और ये फंक्शनल भी सबसे छोटा इकाई है। तो आप नेफ्रॉन को समझिए। तो ये देखिए नेफ्रॉन का, आप ये देख सकते हैं नेफ्रॉन का, ये फोटोग्राफ दे सकते हैं। नेफ्रॉन में क्या होता है, एक एफरेंट आर्टेरियोल होता और इफरेंट वेसल्स होता है। तो एक तरफ से खून आता है और बीच में कैपिलरीज होता है, यहाँ से
गंदा खून छन करके निकलता है, ये जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें निकलता है, और वो निकल करके फिर जो है कि वो अंदर नीचे जाता है, तो इसको वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और इस सबको मालपीजियन जो है कि ये ऑर्गन्स बोलते हैं। और उसके बाद जब नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। तो आपको जो ये जो दिख रहा है ना, आपको ये जो मुड़ा हुआ, तो कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ, तो ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। उसके बाद फिर आ गया लूप ऑफ हेनले, ये जो आप दिख रहा है ये लूप ऑफ हेनले हो गया। और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो ये पार्ट है एक नेफ्रॉन का। बहुत सारा नेफ्रॉन अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। और जितना भी आप देख रहे हैं ये नली जो है, तो ये नली के अंदर पेशाब रहता है ना, इस नली के अंदर पेशाब रहेगा जो आप यहाँ देखिए। और ये जो आर्ट्रियोल है, ये आर्ट्रियोल भी चारों तरफ लिपटा रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ब्लड वेसल्स है, ये सब जो देख रहे हैं ब्लड वेसल्स है। और ये जो अंदर वाला जो पीला वाला है, ये लाल वाला ब्लड वेसल्स है, ये जो आप देख रहे हैं। और इधर वाला जो है वो है आपका ये जिसमें खून का नली, सॉरी पेशाब का ये नली है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है इसका। तो जैसे कि ये हो गया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया डिस्टल ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, और ये होता है। तो इसका तीनों का अलग अलग नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका फंक्शन अलग अलग है। करीब करीब सबसे पहले 3 प्रोसेस है पेशाब बनने का, 3 प्रोसेस है। तो वो समझिए 3 प्रोसेस क्या क्या है, पेशाब बनने का 3 प्रोसेस क्या क्या है पेशाब बनने का। और अगर आप देखना चाहें एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये फोटोग्राफ दिख रहा है, तो ये देखिए ये फोटोग्राफ जो आपको दिख रहा है, तो इसमें से ये खून आ रहा है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है ना। यहाँ से खून आता है और आकर के फिर यहाँ से छन करके फिर निकल जाता है। और ये देखिए बोमेंस कैप्सूल है और इसमें कैपिलरी लूप है ना। तो ये अलग, ये क्या करता है कि जो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, मतलब हम आपको अभी समझाएंगे कि खून से कुछ बेसिक चीज़ को यहाँ से छान देता है, और छान करके वो ऊपर रख देता है और बाकी चीज़ को निकाल देता है। तो ये सब इस पोडोसाइट वगैरह होता है। तो किसी में भी गड़बड़ी आ जाएगा तो फिर बीमारी हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका, और ये किडनी का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर वेना कवा, ये ओटा है। और ये देखिए आपको ये जो है कि इसमें मेडुला दिख रहा है अंदर में, बाहर वाला को कॉर्टेक्स बोलते हैं। और एक जो एगो इसको अगर खाली काटे अगर, तो ये मेडुला को, तो मेडुला में ऐसा दिखेगा। ये देखिए आपको बहुत सारा, ये हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, और यहाँ पर जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद फिर लूप ऑफ हेनले हो गया ये, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इस सब का सब कहाँ खुल रहा है, ये खुल रहा है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट सब का सब यूरेटर में, और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में ये बाहर निकल जा रहा है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा 2 किडनी होता है ना। और ये यूरेटर के थ्रू कहाँ पर खुल रहा है, ये ब्लैडर में, और यहाँ से पेशाब बाहर निकल जाता है कभी कभी। और ब्लैडर से फिर पेशाब बाहर कैसे निकलता है, यूरेथ्रा के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो बेसिक चीज़ आप ये समझ गए। अब ये समझिए कि एक जो नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन में फिर जैसा कि हम आपको बताएं कि 2 प्रकार का नली होगा। एगो तो खून का नली होगा जहाँ से खून आएगा और जिसका सफाई होना है, और दूसरा नली होगा जिसमें कि पेशाब जाएगा, है ना। जो तो 3 प्रोसेस है पेशाब बनने का। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सिक्रीशन। 3 प्रोसेस है, इसको समझना जरूरी है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ कि पहले तो बहुत बड़ा चीज़ है, जो बहुत बड़ा चीज़ है उसको छान लिया जाता है, और जो बहुत छोटा चीज़ है उसको निकाल दिया जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन बनता है, यानी कि खून से जो बहुत बड़ा प्रोटीन है वगैरह जो चीज़ है, एसेंशियल चीज़ है, उसको छान लिया, और जो टूटा फूटा आरबीसी है जो भी है वो सब जो है वो निकल गया, यहाँ पर वो यूरिन में निकल गया। तो शुरू में जो यूरिन निकलता है जो वोमेंस कैप्सूल में, तो वो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, वो यानी कि वो आपका 180 लीटर एक दिन में बनता है। लेकिन प्रैक्टिकली फिर जो अलग अलग ट्यूब से वो फिर गुजरेगा, तो फिर वहाँ से बहुत कुछ और भी सोखा जाएगा, और भी चीज़ सोखा जाएगा, और अल्टीमेटली जो यूरिन प्रैक्टिकली जो बनेगा वो उससे पानी भी सोखा जाएगा, बहुत सारा और जो छोटा चीज़ जो शुरू में नहीं छन पाया था, जो शुरू में छन्ना पत्र नहीं सोख पाया था, वो उसको भी बाद में जाकर के सोखा जाएगा। और कुछ गंदा चीज़ जो उस समय भी ब्लड में रह गया था, वो बाद में भी सिक्रीट भी किया जाएगा। दोनों चीज़ होता है। एक होता है रिएब्जॉर्प्शन। रिएब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि जो पेशाब में चीज़ चला गया, जो माइन्यूट भी चीज़ था जो कि शरीर के लिए ज़रूरी था लेकिन उसमें चला गया, उसको फिर से शरीर खींच लेता है,
फिर से जो है किडनी का जो लूप ऑफ हेनले वगैरह में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में खींच लिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और एक जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है कि अगर मान लिया कि कुछ गंदा चीज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी के होने के बावजूद भी छन नहीं पाया, पेशाब में नहीं जा पाया, खून में ही रह गया, तो शरीर के पास एक मैकेनिज्म है, चेक एंड बाउंड मैकेनिज्म है कि उसको फिर से सिक्रेट करने का भी एक तरीका है। और सिक्रेट तो खून से होगा ना पेशाब में, वो कैसे होगा? चूँकि जो पेशाब का नली है और खून का नली हमेशा एक साथ आपस में पैरेलल है और इन दोनों में डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफ़र होते रहता है। तो यानी कि बगल में पेशाब का नली भी है और बगल में खून का भी नली है, ये देखिए हमेशा एक साथ रहता है। आप ये देखिए यहाँ पर ही पेशाब का नली भी है और यहाँ खून का नली भी है, तो यहाँ से तुरंत इधर अंदर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सब जगह जो है आपका खून का नली यानी कैपिलरीज और जो है कि पेशाब का नली भी सब इकट्ठे रहता है, तो वो सब जा कर के वो होते रहता है। कहने का मतलब हुआ कि शुरू में जो बहुत बड़ा चीज़ है उसको छान करके निकाल लिया गया, उसको फिर इफरेंट आर्टरियल से वो निकल गया, यानी ये एफरेंट से आया और इफरेंट से निकल गया। तो जो इफरेंट है वो छोटा साइज का होगा, एफरेंट ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि निकलने के टाइम में बहुत कम मात्रा में चीज़ निकलेगा और घुसने के टाइम में ज़्यादा घुसेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ छान दिया जाएगा, बहुत सारा फ्लूइड निकाल दिया जाएगा। हालांकि फिर वो फ्लूइड वापस आ जाएगा, फिर वो फ्लूइड खून में डाला जाएगा, लेकिन वो बाद में होगा। पहले तो ज़्यादा मात्रा में सब बड़ा जैसे चाय छानते हैं, तो चाय छानते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सीधे जितना भी पत्ती उत्ती सब इकट्ठे छान लेते हैं, समझिए वो चाय का छन्ना हो गया, वो जो वोमेंस कैप्सूल आपको दिख रहा है। तो वहाँ पर जो है वो एफरेंट आर्टरियल से खून आया, उससे जो बहुत बड़ा चीज़ था उसको छोड़ करके बाकी सारा छोटा चीज़ था, वो गंदा चीज़ था, वो उसको सब निकाल दिया गया और वो फिर बाकी जो बच गया उसको इफरेंट आर्टरियल से बाहर निकाल दिया गया, मतलब कि खून में चला गया फिर वापस। और ये जो आपको पेशाब बना, जो उसके बाद वो पीसीटी में जाएगा, यानी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जाएगा, और वहाँ जा कर के उसमें से करीब 70% पेशाब जो है आपका पीसीटी में बन जाता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। फिर वहाँ पर जाकर के अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया होगा, एमिनो एसिड एक्स्ट्रा हो गया होगा, तो उसको भी वापस फिर से शरीर खींचेगा, और अगर कुछ सोडियम ज़्यादा चला गया होगा वो भी खींचेगा, क्लोराइड चला गया होगा वो भी खींचेगा, और फिर जा कर के पीसीटी में ये सब खींचा जाता। और जब फिर लूप ऑफ फैलने में जाता तो वहाँ पर दो ही चीज़ खींचा जाता, पानी और वो सोडियम क्लोराइड। फिर डीसीटी में जाता, वहाँ भी पानी और सोडियम क्लोराइड खींचा जाता, लेकिन फिर जब कलेक्टिव ट्यूब्यूल में आता है तो वहाँ पर केवल पानी ही खींचा जाता है। और वहाँ पर सिक्रेशन भी होता है कभी कभी, जो पानी निकाल करके जो है कि पानी खींच करके और फिर से वापस डाला जाता है लूप ऑफ फैलने में, तो सब आपस में जुड़ा रहता है और एक फंक्शनल के ढंग से काम करता है। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि काम कैसे करता है। तो जैसे एक नेफ्रॉन है, उसी ढंग से 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन मात्र एक किडनी में है, और सब कम्पैक्ट ढंग से मशीन भगवान बना दिया। तो ये सोचिए, और एक बार नेफ्रॉन खराब होता है जनरली दोबारा नहीं बनता। तो इसीलिए, लेकिन चूंकि भगवान इतना नाफरात में दिया हुआ है कि इसलिए अगर एक खराब भी हो गया तो दूसरा काम करने लगेगा। अगर आप अपना एक किडनी किसी को दान भी दे दीजिएगा तो भी आपके जीवन पर आँच नहीं आएगा, क्योंकि 50% किडनी आपको बचा ही रहेगा, बशर्ते कि आप अपना भोजन दुरुस्त रखें। तो ये तो आप समझ में आ गया कि आपको किडनी कैसे काम करता, किडनी 2 गो होता, कितना किडनी जरूरी होता और पेशाब कैसे बनता। तो ये आपको समझ में आ गया मोटा मोटी चीज़। ज़्यादा डिटेल के हिसाब से हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, फिर अब बोर हो जाएगा, क्योंकि हम सामान्य पब्लिक के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए उतना डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है। जिसको जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑलरेडी किताब है, वो अपना पढ़ सकते हैं। तो अब आप जानिए कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपको डॉक्टर नहीं बताता सामान्यतः, और ये डॉक्टर अपने अनुभव से सीखा, वो आप सुन लीजिए। तो किडनी का जब बीमारी होगा तो आपको लक्षण क्या होगा? लक्षण होगा पेशाब जलन होगा, पेशाब में रुक जाएगा, पेशाब ज़्यादा होगा, पेशाब से प्रोटीन निकलेगा, सूजन होने लगेगा, चूँकि प्रोटीन ज़्यादा निकलने लगेगा तो पानी को रोकने का क्षमता कम हो जाएगा, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो पानी खून की नली में नहीं रुक पाएगा, तो जहाँ तहाँ खून की नली से बाहर लीक होने लगेगा, तो आपको सूजन होने लगेगा, वो चेहरा सूजन होने लगेगा, हाथ पैर में सूजन होने लगेगा, पेशाब रुक जाएगा चूँकि प्रोटीन कम हो जाएगा। दूसरी बात, केवल पेशाब बनाने का ही काम किडनी नहीं करता, किडनी और भी काम करता है, जैसे विटामिन डी का एक्टिव रूप तैयार करता है। तो किडनी खराब हो जाए तो विटामिन डी कम होने लगेगा। किडनी इरिथ्रोपोइसिस भी करता है, यानी कि आपका खून भी बनाता है। तो अगर किडनी खराब हो जाए तो आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, है ना, तो आपका एनीमिया भी पकड़ लेगा। तो किडनी केवल आपका पेशाब ही नहीं बनाता,
खाली इलेक्ट्रोलाइट ब्लड का इलेक्ट्रोलाइट भी मेंटेन नहीं खाली रखता है, एसिड बेस का ही बैलेंस खाली नहीं रखता है। आपके शरीर में कितना एसिड है, कितना बैलेंस, कितना बेस है, कितना सोडियम है, कितना पोटासियम है, आयोनिक है, सब वो मेंटेन रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है ये किडनी, तो ये आपका, और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रखता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो हार्ट पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, है ना, तो हार्ट पर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो हार्ट भी फेल कर जाएगा। तो शरीर में सब एक दूसरे से जुटा हुआ है, तो किसी में भी कुछ भी गड़बड़ी होगा उसका असर जो है दूसरे पर भी पड़ेगा। तो इस बात को आप समझ गए कि किडनी मोटा मोटी काम कैसे करता है। तो किडनी में गड़बड़ी होगा तो क्या क्या लक्षण मिलेगा। किडनी में गड़बड़ी होगा तो दो प्रकार का गड़बड़ी हो सकता है, या तो एक्यूट गड़बड़ी हो या फिर क्रोनिक गड़बड़ी हो। अचानक हो गया, अचानक भी ऐसा हो जाएगा, पेशाब रुक जाएगा, पेशाब से खून आने लगेगा, आपका क्रिएटिनिन भाग जाएगा सीधे 40-50, जबकि 1 से कम रहना चाहिए। आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है रहना चाहिए 14 से कम, आपका भाग जाएगा जो है कि 20 से कम होना चाहिए, आपका भाग जाएगा जो है कि 50-60 चला जाएगा, है ना। ब्लड यूरिया 40 से कम होना चाहिए, आपका चला जाएगा 80 पहुंच जाएगा। इस प्रकार से आपका ये सब अंतर आएगा। सोडियम पोटासियम गड़बड़ा जाएगा आपका, है ना। हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा तो आपको चक्कर आने लगेगा, आपको फेंटिंग होने लगेगा, है ना, तो आपको कमजोरी लगने लगेगा, भयंकर हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। सोडियम मेंटेन भी किडनी ही रखता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार का आपको दिक्कत होने लगे, क्योंकि किडनी खाली एक ही काम नहीं करता, विटामिन डी कम होने से आपको और भी दिक्कत होने लगेगा, है ना। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को भी ये मेंटेन करता है, नहीं तो हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपोकैलेमिया होने लगेगा किडनी के गड़बड़ी से। तो किडनी में गड़बड़ी क्यों होता वो आप समझिए। किडनी का लक्षण गड़बड़ी का क्या आएगा, पेशाब से खून आना, है ना, पेशाब की जगह लाल पेशाब होगा, पेशाब में आपको जलन होना, फिर पेशाब करने में दर्द होना, पेशाब में खून आना, फिर उसके अलावा पेशाब रुक जाना, सूजन जहाँ तहाँ आना, कमर बैक में पेन होगा, क्योंकि किडनी रहता कहाँ पर है, किडनी रेट्रोपेरिटोनियम में रहता है, यानी पेरिटोनियम यानी यहाँ पर किडनी रहेगा, दोनों साइड दो किडनी रहता है यहाँ पर। अभी कभी आप सुने होंगे किडनी चोरी हो जाता है, तो कभी कभी आप डॉक्टर आपका अपेंडिक्स के लिए पेट खोलता है, और कभी कभी किडनी वहाँ से गायब भी पाया जाता है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, क्योंकि किडनी का रैकेट भी है। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए, सब भी जानना चाहिए, ये सब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हर डॉक्टर एक समान नहीं होता, तो उसको भी दिमाग में रखना है। तो आप वो किडनी जो है सबसे पीछे में होता है, इसलिए अगर किडनी में स्टोन हो जाएगा तो कभी कभी हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, वो किडनी बहुत बड़ा हो जाएगा, पेशाब जमा होने लगेगा, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस में वो किडनी का पेशाब रुक जाएगा। अगर लेकिन आपका बाहर में पेशाब होता रहेगा, ऐसा हो सकता है कि एक किडनी, चूँकि किडनी पेशाब तो दोनों तरफ से आ रहा है, यूरेटर तो आपका 2 गो है, किडनी 2 गो है, दोनों तरफ से पेशाब आ रहा है। एक किडनी अगर खराब भी हो गया तो भी आपके जीवन पर आँच नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। तो जब जांच कराते हैं तब पता चलता है कि अरे तो किडनी का साइज़ बढ़ा हुआ है। नॉर्मली जो है साइज़ क्या होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता और 3 सेंटीमीटर मोटा होता। ये किडनी का नॉर्मल साइज़ है। बीन सेपेट होता है, यानी कि जो बीन समझते ही हैं, जो कि आपका सीम होता है, सीम का बिच्चा जो होता है वो उसी साइज़ का होता है, बीन सेपेट। तो जो है कि वो किडनी रहता है, तो उसी प्रकार का किडनी रहता है, और 2 किडनी रहता है, वो तो समझ में आ गया आपको। तो किडनी के गड़बड़ी में ये सब लक्षण आपको आएगा। अब मोटा मोटी एक्यूट भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है, या फिर धीरे धीरे भी हो सकता है, क्रोनिक बोलते हैं उसको। तो अब क्या है कि किडनी का बीमारी क्यों होता, तो इसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि कोई भी बीमारी क्यों होता। तो आप जो हर वीडियो में जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारा ये सब पोर्शन को ओमिट कर सकते हैं, 10-15 मिनट आप बढ़ा के फिर वीडियो देखिएगा। तो हम ये वही बात बताने जा रहे हैं जो आपको हर वीडियो में बताते हैं। कोई भी बीमारी क्यों होगा, यही चीज़ आपको कोई डॉक्टर नहीं बताते और किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, जो कि आज आपको नया मिलेगा, जो हम अपने अनुभव से सीखे। इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और वो एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के दुकान में बैठ के दुकानदारी करता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा। तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता है, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता है। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। अब तो एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा। तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता है, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता। एक महिला जो घर में झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, पोछा लगाए, घर में बच्चे को खाना तैयार करे, और एक वो महिला जो मनरेगा में सर पर ईंटा ढोए 8 घंटा लगातार। तो इस दोनों प्रकार की महिला का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा।
सर पर लगातार 8 घंटा ईंटा ढोने वाली महिला और घर में केवल घर का काम करने वाली महिला, ये दोनों महिला का भोजन बराबर कैसे होगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों महिला बीमार पड़ेगी। यानी हर आदमी हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर आदमी हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, बीमारियां अनंत है लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा कौन सा बीमारी हो यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कर पड़िएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो यानी कि जिस कारण से बाकी बीमारी होता है उसी कारण से किडनी का भी बीमारी होता है। ऐसा ये संभव ही नहीं है कि किसी को खाली किडनी का बीमारी हो। जांच कराइएगा तो उसको और भी 4-5 में जगह बड़ी निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि सब शरीर जुटा हुआ है। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। किडनी क्यों खराब होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद हमेशा एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता, कुछ चीनी कड़वा होता, कुछ चीनी तीखा होता, कुछ चीनी खट्टा होता और कुछ चीनी बिना स्वाद के भी होता। हर चीनी मीठा नहीं होता। तो जब तक आप जानिएगा नहीं कि चीनी है क्या, चीनी कैसे छोड़िएगा। तो अब सुनिए कि चीनी है क्या, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको अलग से कोई डायबिटीज़ का बीमारी नहीं है, बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर हो गया। क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं धोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के केवल 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी, जो कि अब मानव जाति को खाना छोड़ देना चाहिए, चाहे वो बीमारी हो अथवा ना हो। किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, किसी भी चीज़ का बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। इसमें आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये सब चीनी भगवान बनाया क्यों? ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो फिर ये भोजन भगवान बनाया क्यों? ये भोजन भगवान और अल्लाह ताला उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। आज के संदर्भ में अगर कहिएगा तो वो व्यक्ति जो 8 घंटा लगातार जिम करे, जो 8 घंटा लगातार डांस करे, जो 8 घंटा लगातार तैराकी करे, जो 8 घंटा लगातार साइकिल चलाइए, उसका खाना है। अगर आप उतना मेहनत नहीं करते, केवल 2 ही घंटा पैदल चलते, 2 ही घंटा केवल कुदाल चलाते, तो आपको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है ये हम अभी बताएंगे 5-10 मिनट में, वीडियो देखते रहिए। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो बीमारी कभी नहीं होगा। अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 4 गो मीठा फल भी खाए, दूध भी खाए, मकई का भुट्टा खाए, खस्सी का मांस खाए, मिठाई भी खाए, काला जामुन खाए, ये सब में इतना चीनी था, इसमें इतना ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च था कि इसके बदले आपको कम से कम चलना चाहिए था 30-40 हज़ार कदम। अगर आप ये सब खा के 30-40 हज़ार कदम चल लेते तो उससे बीमारी नहीं होता। लेकिन आप खाए और नहीं चले तो आप धर्म का भी धज्जी उड़ा दिए, विज्ञान का भी धज्जी उड़ा दिए। धर्म कहता मेहनत का फल मीठा होता, आप बिना मेहनत के चीनी खाए बीमारी हो जाएगा। धर्म कहता जो है कि अन्य देवता कहते हे मनुष्य तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसका यूज करना, आप जरूरत ज़्यादा घुसाए तो बीमारी हो जाएगा। इस्लाम में कहा गया हराम का नहीं खाना, आप हराम का खाए तो बीमारी हो जाएगा।
और विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में घुसाए निकाले नहीं तो गया कहाँ। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं है? बिल्कुल खर्च है। अगर आप बिल्कुल भी एक जगह बैठे रहते हैं, बिल्कुल ही कुछ भी मेहनत नहीं करें, तो भी आपको 1500 कैलोरी तो जरूर खर्च होगा। क्यों? क्योंकि आपका हृदय धड़क रहा है, आपका सब अंग काम करते जा रहा है, दिमाग काम करते जा रहा है, ये सब में कैलोरी तो खर्च हो रहा है। कितना कैलोरी खर्च हो रहा है? 1500। और 1500 कैलोरी तो इसमें खर्च हो गया। और साथ ही साथ जो है कि अगर कोई आदमी, कोई महिला घर में झाड़ू पोछा करे, बर्तन धोए और जो है कि जम के घर का गृहिणी का काम करे, तो उसमें 24 घंटे में उसका कितना कैलोरी खर्च होगा? 200 कैलोरी अलग से। वो 1500 के अलावे उसको 200 कैलोरी अलग से खर्च हो जाएगा, केवल उस गृहिणी के काम के करने के चलते। और अगर कोई आदमी 1 घंटा तबीयत से 1 घंटा रोज़ टहले तो 1 घंटे चलने में कितना कैलोरी खर्च होगा? 300। तो आप जोड़ लीजिए। तो अगर कोई महिला 1 घंटा टहलती भी है रोज़ और घर का सब काम भी करती है, तब उसका कैलोरी खर्चा कितना होगा? 1500 प्लस 300 प्लस 200 यानी 2000 कैलोरी। लेकिन अगर किसी महिला को किडनी का बीमारी हुआ या फिर किसी पुरुष को किडनी का बीमारी हुआ तो जोड़ के देखिएगा तो रोज़ का रोज़ खा रहा होगा 3 से 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाइएगा बीमारी कभी नहीं होगा, लेकिन आप रोज़ का रोज़ ज़्यादा खाइएगा बीमारी हो जाएगा। कोई लोग बोलेगा सर खाली कैलोरी से थोड़ी होता है। बिल्कुल सही बात, खाली कैलोरी से नहीं होता। खाली कैलोरी से बात नहीं है। अगर हमको मान ली 2000 कैलोरी का जरूरत है और 2000 कैलोरी हम खाली कोल्ड ड्रिंक पी के ले लें तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं। खाली कोल्ड ड्रिंक में क्या है? खाली चीनी पानी है, उसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट है। हमको जिंदा रहने के लिए प्रोटीन भी चाहिए, हमको फैट भी चाहिए और हमको फाइबर भी चाहिए। तो आपको सबको बैलेंस लेना होगा। ओवरऑल कैलोरी 2000 से ज़्यादा नहीं लीजिए और उसमें से 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लीजिए। इस ढंग से खाना होगा बैलेंस करके, ताकि सब कुछ भी आ जाए। आप सोचिएगा कि हम खाली कार्बोहाइड्रेट खा लें और कैलोरी मेंटेन कर दें, उसमें भी बीमारी हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान के रखना है। दूसरी बात, एक दिन ज़्यादा खा लिए बीमारी नहीं होगा, लेकिन यही गलती आप रोज़ का रोज़ कीजिएगा तो बीमारी हो जाएगा। क्योंकि आप धर्म का भी धज्जी उड़ाए और विज्ञान का भी धज्जी उड़ाए। आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज़ खाए 4000 कैलोरी, कहाँ जाएगा? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। कैलोरी खर्च करना भारी मुसीबत है। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी ही खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चीनी अकेला 60 कैलोरी देगा। एक समोसा 160 कैलोरी देगा। एक समोसा में 2 प्रकार का चीनी, बाहर में मैदा, अंदर में आलू, दोनों का दोनों स्टार्च। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। कैलोरी को लेना तो बड़ा आसान है, उसको खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम रोज़ 2000 कैलोरी ही खर्च किया और 4000 कैलोरी खाए और यही गलती हम सालों साल करते चले गए, तो शरीर उस चीनी को चर्बी बना के हम रोज़ 10 गो रोटी, 4 गो आलू, मीठा फल, दूध, मैदा ये सब खाए तो ये सब का कैलोरी जोड़िएगा तो हो जाएगा 3-4 हज़ार और खर्चा तो 2000 है। तो कभी कभी तो 2000 भी नहीं है, क्योंकि रोज़ तो हर आदमी टहलता नहीं। तो ऐसे केस में जो 300 कैलोरी तो रोज़ खर्च होगा नहीं, जो कि हम 300 कैलोरी जोड़ के बता रहे 2000 कैलोरी। तो अगर हमारा खर्चा था केवल 1700 कैलोरी और रोज़ खाए 3-4 हज़ार कैलोरी, तो शरीर उस चीनी को चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, तो हम मोटा के धंस हुए। उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। बहुत लोग मोटा है, उससे क्या दिक्कत है? हमारा तोंद जो निकल करके यहाँ चला गया, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। हमारा बाँह इतना मोटा हो जाए, गाल इतना फूल जाए, जांग इतना मोटा हो जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। किसी को देखिएगा आंखें के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको हम लोग जैनथैलेस्मा बोलते हैं। जैनथैलेस्मा पर भी अलग वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। तो उससे भी कोई हर्जा नहीं। किसी को उसको देखिएगा लाइपोमा हो जाएगा, जहाँ तहाँ गुलठी जैसा निकल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चर्बी तोंद में नहीं जमा हो करके खून के नली में जमा हो जाए, तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, आप क्या किए? उसमें चर्बी जमा कर दिए, तो अब तो सकरा हो गया। अब बेचारे हार्ट को सकरा नली से खून भेजना होगा, तो क्या होगा? बीपी का बीमारी, ब्लड प्रेशर का बीमारी। यानी कि ज़्यादा चीनी खा के रोज़ जो 10 रोटी और 4 गो आलू खाए, तो उसके वजह से क्या हुआ? उतना तो आप खर्च कर पाए नहीं, वो चर्बी बन के खून की नली में जमा हो गया, तो बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हाइपरटेंशन, चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो गया, कोरोनरी आर्टरीज में, तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हांफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन जो है कि चर्बी यहाँ जमा हो जाए, मानसिक रोग शुरू हो जाएगा दिमाग में चर्बी जमने से। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो क्या होगा? थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा? खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मानसिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई।
किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग इफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी हुआ? चर्बी जमने से हमको बीपी पकड़ा, थायराइड पकड़ा, डायबिटीज पकड़ा, हमको हार्ट अटैक और लकवा पकड़ा, हमको लीवर और किडनी फेल हुआ, और हमको मानसिक रोग हुआ, हमको मानसिक का गड़बड़ी हुआ, हमको प्रोस्टेट का गड़बड़ी हुआ। ये चर्बी जमने से हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। बहुत लोग देखिएगा कि 12 रोटी रोज खा रहा है, 4 आलू रोज खा रहा है, मीठा फल भी खा रहा है, आधा किलो दूध रोज पी रहा है, फिर भी वो नहीं मोटा रहा है। इसका मतलब वो और डेंजरस कंडीशन में है, क्योंकि शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को चर्बी नहीं बना के सीधे तेजाब बना दिया। वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो क्या होगा? गठिया अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल करा देगा। काला दाग, उजला दाग करा देगा। चमड़े में फोका का बीमारी करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। सर के चमड़े पर तेजाब गया तो बाल उड़ा देगा। और जो है कि मुंह के अंदर के चमड़े में तेजाब जाएगा तो मुंह का छाला। पेशाब के रास्ते के पास तेजाब जाएगा तो पेशाब के रास्ते पर छाला हो जाएगा, या फिर महिलाओं में धात का समस्या शुरू हो जाएगा। किसी नस में तेजाब जाएगा, नस को गलाएगा। किडनी में तेजाब जाएगा तो किडनी को भी गलाएगा, तो उसके वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम शुरू हो जाएगा। और चर्बी जमने से नेफ्रोटिक सिंड्रोम और तेजाब जमने से नेफ्राइटिक सिंड्रोम शुरू हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर है वो हम ही बताएंगे। और जो है कि ये सब का सब चीनी। और लेकिन बोलिएगा सर किताब में तो चर्बी लिखा हुआ है, क्योंकि फैटी लीवर किताब भी बोलता सर, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन सर किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तेजाब नहीं लिखा हुआ है, हम उसको तेजाब कहते हैं। किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा हुआ है सी रिएक्टिव प्रोटीन, किताब में लिखा हुआ है ऑटो एंटीबॉडीज, किताब में लिखा हुआ है उसको कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन। हम उसको एक लाइन में कहते तेजाब, क्योंकि जो भी चीज़ शरीर में इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल बनता है ज़्यादा कैलोरी लेने से, वो प्रैक्टिकली काम उसी ढंग से करता है, जैसा कि हम आपको बताएं। तो वो तेजाब उसको हम लोग कहते हैं, एक लाइन में कहते हैं तेजाब जम जाता। वो तेजाब जहाँ भी जाएगा उसको गलाएगा। तो तेजाब जमने से क्या क्या बीमारी हुआ? सांस की नली में गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में गया तो गठिया अर्थराइटिस, चमड़े में गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल। मुंह के अंदर गया तो मुंह का छाला, आँख के अंदर गया तो आँख लाल कर दिया। जहाँ भी आइटिस लगता है देखिएगा, बोलेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस, ऐसे करके जहाँ भी आइटिस देखिएगा, ITS, समझ जाइएगा उसमें इन्फ्लेमेशन का मतलब है इन्फ्लेमेशन। वही तेजाब जमने से हर जगह सूजन इन्फ्लेमेशन भी होता है। तो आप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे अगर जो है कि एसएलई में देखिएगा कि सब चीज़ का आइटिस होता है। जोड़ में भी एसएलई का मरीज बहुत पतला दुबला होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीनी तेजाब चर्बी नहीं बना के तेजाब बनाने लगता है, और वो तेजाबा हर ढंग चीज़ को गलाने लगता है, और भयंकर मात्रा में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाता है। शरीर का हर सेल डैमेज होने लगता है, तो वो हर सब चीज़ का गड़बड़ी मिलता है। ऐसे लिए एक ऐसा बीमारी है जिसमें शरीर का एक को अंग नहीं छूटता, तो सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ चीनी को शरीर क्या करता है? खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा बॉयल जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा मुंह का छाला पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके किडनी में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए जरूरत ज़्यादा मात्रा में तो ऐसा इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लीवर में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस बी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके दिमाग के मेनिंजेज में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी। सामान्यतः आपको बोला गया हाइजीन हाइपोथेसिस ऑफ द डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया गया था। यह थ्योरी हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप चलिएगा तो वही बैक्टीरिया आपके लिए भोजन हो जाएगा, और अगर आप नहीं चलिएगा तो आपका शरीर उस बैक्टीरिया का भोजन हो जाएगा। आप टिक्की पकड़िए, नहीं तो वो टिक्की पकड़ता है। जरूरत ज़्यादा खाइएगा तो उसकी वजह से आपके शरीर में एक्स्ट्रा चीनी भी जो है चर्बी बन के भी शरीर को डैमेज करेगा,
तेजाब बन के भी डैमेज करेगा, और कुछ चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा, उसके चलते इन्फेक्शन भी पनपेगा। सब डॉक्टर बोलता कि बीमारी गंदगी से होता, हम कहते बीमारी चीनी से होता। चीनी और कार्बोहाइड्रेट, चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट और संक्रमण एक ही सिक्के का दो पहलू है। ऊपर से देखिएगा तो संक्रमण नजर आएगा, नीचे से देखिएगा तो चीनी नजर आएगा। आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाइएगा शरीर उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा भी, तो यदि आपके पसीने में चीनी छिड़का जाए तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में ऐसा चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चिनिया गिरेबा तो चीटियाँ लागबे करी, चिनिया गिरेबा तो हम लोगों में कहावत है कि चिनिया गिरेबा तो चीटियाँ लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत से ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा, कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के आदमी मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पे लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। किसान बैठ के तमाशा देखता और ट्रैक्टर से खेत जुतवाता, इसीलिए चीनी जहर हो गया। बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा, और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, कितनों हाथ धोएंगे, फिर भी पकड़ेगा। अमिताभ बच्चन को कैसे पकड़ा? आपको अभी तक ब्रांड एम्बेसडर कौन था भारत में कोरोना का? ये सरकार जो कहता था कि हाथ धोना और ये सबका ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अमिताभ बच्चन। आप फ़ोन किसी को भी लगाते थे, अमिताभ बच्चन का भाषण पहले सुनते थे। वो आदमी मरते मरते बचा, उसको भयंकर कोरोना हो गया। जबकि अमिताभ बच्चन खुद इंटरव्यू में बोले हुए हैं कि सोने के टाइम में भी वो मास्क लगाते थे, रोज़ हाथ धोते थे, 2 गज का डंडा लेके चलते थे, यानी कि वो उसको जरूर फॉलो करते थे। तो उसके बावजूद पकड़ा, इसका मतलब इस नौटंकी से बीमारी नहीं जाएगा। हाँ, ये मास्क जो है आपको बचाएगा कानून से, क्योंकि ये कानून गड़बड़ है। जब तक कोरोना का कानून रहेगा तब तक ये बीमारी रहेगा। जिस दिन कोविड का एक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन बीमारी खत्म हो जाएगा। फर्जी बीमारी, फर्जी इलाज। मरेगा हार्ट अटैक से, बोलेगा कोरोना। मरेगा कैंसर से, बोलेगा कोरोना। किसी चीज़ से भी मरेगा, बोलेगा कोरोना। जब बोल ही रहा है कि सब, जब आप कुछ 99% रिकवरी है तब कहेगा कानून बना करके पब्लिक को तंग किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा करेगा क्योंकि उसको धंधा करना है। दिक्कत यहाँ है। खैर वो अलग मुद्दा है, वो पॉलिटिशियन का काम है, हमको कोनो पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, इसलिए ये सब। लेकिन दिक्कत क्या है, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। शिकायत जो दल सत्ता में है उससे नहीं है, शिकायत उससे है जो विपक्ष में है। एक भी विपक्षी पार्टी नहीं बोला कि कोरोना ही फर्जी है। उसको बोलना क्या बोलता है कि वैक्सीन फर्जी है, तो बोलना चाहिए कोरोना कि ये बीमारी फर्जी है, तो बोलता है वैक्सीन फर्जी है। ये बीमारी फर्जी है, सिंपल सर्दी बुखार। तो खैर वो अलग मुद्दा है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप चीनी खाइएगा तो जो है कि कितनों मास्क लगाइएगा बीमारी से नहीं बचिएगा, और अगर चीनी नहीं खाइएगा तो मास्क नहीं भी लगाइएगा तो भी बीमारी नहीं होगा, कितनों हाथ नहीं धोइएगा तो भी बीमारी नहीं होगा। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। अगर आप सही में चाहते हैं कि आपको किडनी का बीमारी जड़ से चला जाए, कभी नहीं हो, आपका किडनी बिल्कुल सही सलामत रहे, तो बंद कर दीजिए चीनी का क्या, कोई भी बीमारी नहीं हो तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये सब खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चले। ये उस आदमी का खाना है।
अगर आप उतना मेहनत करते तब तो आप कुछ भी खा सकते। ये सब खाने में क्या बुराई है? ये सब खाना जिसका हम अभी नाम लिए, ये वो खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। ये भोजन भगवान ज़्यादा मेहनती के लिए बनाया। तो जो आदमी कम मेहनत करता है उसको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो तुलनात्मक रूप से, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते, बुद्धिजीवी का जीवन जीते तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान नहीं पीना। लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं। उसी दूध को, लेकिन कच्चा पनीर छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं सप्ताह में 1 दिन। लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल। मार निकाला हुआ तसला वाला चावल सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा कभी भूल कभी नहीं खाना। क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल। मार निकाला हुआ तसला वाला चावल सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी चीज़ नहीं खाना, चाहे वो गाजर, चुकंदर क्यों ना हो। और कौन सा सब्जी खाना? अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम। लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर। और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। चारों पांचों दाल मिला देना। मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, यानी 50% मूंग होगा, बाकी दाल 50%। मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घुटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 3 रोटी से पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुर, चना, मूंग अनलिमिटेड। एक मरीज हमको फ़ोन करके बोले कि सर आप बोलते हैं दाल अनलिमिटेड, तो दाल से भी तो, दाल में भी प्रोटीन होता है सर। जब प्रोटीन ज़्यादा खाइएगा तो आखिर लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाएगा, शरीर प्रोटीन से चीनी बनाने लगेगा, तो बतिया तो बराबर पड़ जाएगा सर। शायद उस मित्र को ये नहीं पता कि दाल आप ज़्यादा पी ही नहीं सकते। ये बहुत टेक्निकल चीज़ डॉक्टर बोल दिया, बहुत चालाकी से आपको ऐसा बोला। आपको हम बोले दाल अनलिमिटेड, लेकिन हम बोल तो दिए, लेकिन दाल आप अनलिमिटेड पी ही नहीं सकते। अगर आप दाल सही में पीते होंगे तो आपको इतना जानकारी होगा कि अगर आप 1 कटोरा तबीयत से दाल पी लीजिएगा, उसके बाद आपका भूखे मर जाएगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा। इसीलिए हम बोल तो दिए दाल अनलिमिटेड, लेकिन प्रैक्टिकली आप दाल अनलिमिटेड पी ही नहीं सकते। इसीलिए हम आपको जो आप बोल रहे हैं कि दाल ज़्यादा पीने से दिक्कत होगा, दाल ज़्यादा आप पी ही नहीं सकते। दाल पीने ज़्यादा बीमारी होगा ही नहीं, क्योंकि आप दाल ज़्यादा पी ही नहीं सकते। दाल पीजिएगा आपका तुरंत भूख मर जाएगा। इसीलिए जो है कि ये आपके प्रश्न का एक मित्र हमको बोले थे कि सर दाल से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। नहीं, यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता क्योंकि आपका मसल टूटने लगता। आपका मसल क्यों टूटने लगता? क्योंकि आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, आप ले रहे हैं आगे में कार्बोहाइड्रेट, तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो शरीर प्रोटीन कहाँ से लाएगा? लीवर, किडनी, हार्ट सब रोज टूट रहा है, रोज बन रहा है, तो कहाँ से प्रोटीन आएगा? क्योंकि प्रोटीन आप ले नहीं रहे हैं। जब तक कच्चा माल नहीं दीजिएगा शरीर को, शरीर पक्का माल कैसे बनाएगा? तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो शरीर क्या करेगा? उन जगहों पर प्रोटीन का सप्लाई रोक देगा जो जीवन के लिए अपरिहार्य नहीं है। तो आपका मसल गलने लगेगा, क्योंकि आप एक जगह बैठे रहते तो मसल का क्या जरूरत है आपको? ज़्यादा मेहनत का आप काम नहीं करते और सेडेंटरी लाइफ बिताते, तो आपका मसल गलने लगेगा। जब मसल गलेगा तो आपका प्रोटीन बढ़ेगा, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। क्योंकि यूरिक एसिड प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में आता है। जब आपका डीएनए टूटेगा तब प्यूरिन बढ़ेगा। तो ये बात समझिए। इसलिए यूरिक एसिड
कभी भी बढ़ने में दाल बंद नहीं होता, याद रखिएगा, दाल कभी बंद नहीं होगा। किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस। भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। अंग्रेज जो भी बोला वो गलत हो गया, भारतीय जो भी बोला वो आज भी सही है। अंग्रेज बोला कि आइन एपल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये गलत हो गया। अंग्रेज बोला हाइजीन हाइपोथेसिस, ये गलत हो गया। और जो है कि भारत 3 ही लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करते बुद्धिजीवी की तरह जीवन जीते, केवल 2 ही घंटा टहलते, तो दाल रोटी खा के रहिए। और तीसरा लाइन किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, यानी दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। गलत चीज़ खाना छोड़ दीजिए, रोज़ टहलिए। तो दाल अनलिमिटेड, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात, पहले 1 कटोरा दाल पीजिए, उसके बाद खीरा टमाटर खाइए, लेकिन सलाद में कभी भी ज़मीन के नीचे उगने वाला गाजर चुकंदर मुरई सलजम मत डालिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी होता है। और पहले दाल पिए फिर खीरा टमाटर खा लिए, अच्छा खासा पेट भर गया। कोई बोलेगा सर खीरा टमाटर से पथरी होता, नहीं, पथरी चीनी खाने से होता है, याद रखिएगा। बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। हम 1 लाख मरीज देख के यही सीखे, यही चीज़ हम आपको बार बार हर वीडियो में बताते हैं। तो आप जो चीनी खा, तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात, पहले दाल पी लिए, फिर 1 प्लेट खीरा टमाटर खा लिए। उसके बाद पेट में जगह कम गया, आप 24 घंटे में 3 ही रोटी खाएंगे, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। ज़्यादा भूख लगे तो 4 रोटी मैक्सिमम तक खा सकते हो, ज़्यादा नहीं। दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, खीरा टमाटर अनलिमिटेड। 1 छिपड़ी दही रोज खाइएगा, बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले, छाली के साथ। और 2 अंडा रोज, 1 अंडा सवेरे 1 अंडा शाम बॉयल करके। लेकिन रोटी 24 घंटे में 3 से ज़्यादा नहीं। चावल सप्ताह में 3 दिन, उसना चावल मार निकाला हो तसला वाला, लेकिन चावल से बनने वाला इडली डोसा बिरयानी पुलाव चूड़ा का भुंजा मूढ़ी का भुंजा खिचड़ी खीर कुकर का चावल पूछ का पिट्ठा नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो कुकरवा चावल में मड़वा कहाँ गया, तो अंदर रह गया। रोज चीनी का रस पीजिएगा तो कैंसर वो धरेगा। हम सोच रहे थे जब डायबिटीज होगा तब चीनी छोड़ेंगे, यहाँ तो इंतजार ही करते रह गए। चीनी से कभी डायबिटीज नहीं हुआ, प्रजला सीधे सीधी कैंसर में हो गया। कारण तो एक ही है। याद रखिए, अगर हमको आज किडनी फेल हुआ है तो वो आज ही नहीं फेल हुआ है, उसके लिए बहुत दिन से हम गलत चीज़ भोजन खाए जा रहे थे। एक दिन में बीमारी नहीं होता। भगवान आपको एक्स्ट्रा किडनी दिया है, 60-70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। सब चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो उतना परसेंट एक्स्ट्रा चीनी कैलोरी लेकर के अगर आप चर्बी और तेजाब से भी डैमेज कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जांच कराइएगा तब आपको जो है कि सारा गड़बड़ी समझ में आ जाएगा। तो इसमें गलती क्या करते हैं हम लोग किडनी का बीमारी सोच करके चले जाते साली खाली किडनी के पास, और किडनी का डॉक्टर पूरा जांच कराता नहीं और गड़बड़ी पकड़ पाता नहीं। ज़्यादा जोगी मत उजाड़। बोलेगा कि लीवर का गड़बड़ी वहाँ दिखाओ, हेपेटाइटिस भी उससे दिखाओ, हमसे किडनी दिखाओ, बीपी उससे दिखाओ, और माइग्रेन है या मिर्गी है तो उससे दिखाओ। नहीं, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। कारण तो सबका एक ही है, तो बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा देंगे तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के दाल पीते थे, जम के चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा खाते थे, आधा किलो दूध पी जाते थे, एक दिन में 12 रोटी खाते थे, 4 गो आलू खाते थे, मीठा फल भी खाते थे, और तो और फल का जूस भी पीते थे। तो ये सब में तो आगे में चीनी है। इसके बदले तो आपको 30-40 हज़ार कदम चलना चाहिए था, लेकिन आप केवल 2 ही हज़ार कदम चले। तो यही चीज़ चर्बी बन के तेजाब बन के आपके शरीर को डैमेज किया, किडनी को डैमेज किया, और जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया तो इन्फेक्शन भी पकड़ा। तो आप जो ज़्यादा चीनी खाए उसी से ये चर्बी बन के तेजाब बन के डैमेज किया। अब क्या किया, उल्टा काम कीजिए। आप सारा अब बंद कर दीजिए चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा, दाल जम के पीने लगिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलने लगिए। देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, तो सारा किडनी भी पुनः ठीक हो गया। लेकिन जिसका भी किडनी खराब हो, क्रिएटिनिन 3-4 से ज़्यादा हो जाए और बहुत दिन से क्रिएटिनिन उतना बढ़ा रहे और बहुत दिन से बीपी और चीनी रहे, तो वैसे केसेस को केवल 2 ही घंटा टहलने से नहीं होगा, घड़ी देके कम से कम 4-5 घंटा रोज़ टहलना होगा। दाल अनलिमिटेड पीना होगा, हरा सब्जी अनलिमिटेड खाना होगा, और रोटी केवल 3 ही खाना होगा, मीठा फल खाना छोड़ना होगा। तो ऐसा करेगा तो उसका सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, सब बीमारी खत्म हो जाएगा। जांच पूरा कराना चाहिए। इसमें जांच पूरा क्या कराइएगा, CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। भले आपको खाली किडनी का बीमारी है लेकिन जांच पूरा कराइए, क्योंकि खाली आपको किडनी का बीमारी नहीं होगा, पूरा जांच करेगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकले होगा। तो CBC लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल,
HbA1c 3 महीना का एवरेज चीनी, RBS या फिर ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी, इंसुलिन फास्टिंग पीपी, TSH एंटी TPO, CRP, ASO, ANA एंटी DSDNA और TSH एंटी TPO, सीड एक्टिव प्रोटीन और उसके अलावा जो है कि EGFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो कराना होगा। उसके अलावा आपको यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन 24 आवर यूरिन कलेक्ट कीजिए और उसमें देखिए कितना प्रोटीन है वो जांच कराना होगा। उसके अलावा आपको जो जांच कराना होगा आपका जो है कि टॉर्च टेस्ट कराना होगा। उसके अलावा वायरल मार्कर कराना होगा जिसमें कि HIV, HCV और हेपेटाइटिस भी आएगा। VDRL कराना होगा, कार्सिनोम इम्यूनिक एंटीजन कराना होगा और टेस्टोस्टेरोन प्रोलैक्टिन कराना होगा। LH/FSH रेशियो कराना होगा, कार्सिनोम इम्यूनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन कराना होगा। तो जब ये IgE लेवल कराना होगा, जब ये सारा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपको डॉक्टर जरूर निकाल के दिखाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया खाली हमको ये कीटनीय का गड़बड़ी नहीं है, हमको और भी गड़बड़ी है। तब जब गड़बड़ चीज खाना छोड़िएगा तो वो सब देखिएगा। तो इसको हम लोग ठीक कैसे करते, हम कैसे SLE को जड़ से ठीक करते, हम कैसे किडनी को ठीक करते, हम कैसे BP चीनी ठीक करते। पहले पूरा जांच कराते, मरीज को जो गड़बड़ी आता वो सब गड़बड़ी का भी अलग से निदान करते। उसके अलावा अगर उसका CBC गड़बड़ है तो इसका मतलब शरीर में इन्फेक्शन है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट काउंट कम है, हीमोग्लोबिन कम है। तो उसके वैसे केसेस में हम उसको क्या करते, एक अच्छा क्वालिटी का एंटीबायोटिक देते, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज, सेफ्रोक्सिम और लिवोफ्लोक्सासिन का कम्बिनेशन देते। नहीं तो फिर लेनाजुलिड देते, उसको लगातार 1 महीना खिलाते। और उसके अलावा इट्राकोनाजोल का कैप्सूल देते, एंटी फंगल और एंटीवायरल गोली देते, तो ताकि वो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वो सब का सब खत्म हो जाए। और एलर्जी अगर IgE बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है तो ऐसे केसेस में हम लोग उसका, अगर एंटी-DSDNA बढ़ा हुआ है तो ऐसे केसेस में हम लोग स्टेरॉइड देते या फिर और भी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते, जैसे कि एजाथ्रोपिन देते, कभी कभी साइक्लोस्पोडिन भी देते और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते। और उसके अलावा जो है कि हम लोग और भी आजकल दवा आ गया है वो सब भी हम लोग दवा देते। टोफासिटिनिब भी बहुत अच्छा काम करता, वो सब भी हम लोग देते। और अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा रहा था उसको हम लोग क्या देते, सोडियम का कमी हो जाता, वैसे केसेस में हम लोग क्या देते, सोडियम बाइकार्बोनेट जो 500 मिलीग्राम का गोली आता, सोडोनाइट, 1 गोली सुबह शाम लगातार खिलाते, उससे उसका क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो जाता, प्रोटीनूरिया भी ठीक हो जाता और जो है कि किडनी के लिए बहुत अच्छा दवा है वो हम लोग देते। उसके अलावा अगर उसका SGPT भी बढ़ा रहा था तो अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड देते, अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ा रहा था तो फेबुक्सोस्टेट 40 मिलीग्राम देते, वो सब देते। तो बाकी डॉक्टर और हम में क्या अंतर होता है, बाकी डॉक्टर वो क्या करता और विटामिन B12 का कैप्सूल देते और विटामिन D का कैप्सूल देते। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो सब क्यूटेनियस इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन देते, क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर देते। तो ये सब हम लोग जो है कि उसको देते हैं तो उससे मरीज का सारा कंडीशन ठीक होने लगता। लेकिन जो किडनी का डॉक्टर क्या करता, वो क्या करता उसका पूरा बायोप्सी कराता। लेकिन हमको बायोप्सी का जरूरत नहीं पड़ता, क्यों, रीनल बायोप्सी बोलते हैं उसको। क्यों जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो खून का जांच करा के ही आप प्रत्यक्ष रूप से समझ जाएंगे कि अंदर में क्या होता है। बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा, इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से बोल देता है हमारा चमड़ा। चमड़ा शरीर का दर्पण है। तो जो देखिएगा कभी कभी जो ऐसा बीमारी जिसमें किडनी और चमड़ा दोनों खराब होता है, जैसे SLE, तो चमड़े में भी वैस्कुलाइटिस होगा, वहाँ भी वैस्कुलाइटिस होगा। जब दवा देंगे तो वो भी तेजाब गलाएगा, वो भी तेजाब गलाएगा, दोनों चीज़ ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग इस ढंग से करते और मरीज का जड़ से ठीक कर देते, धीरे धीरे करके मरीज का। लेकिन याद रखिए, मरीज को हम लोग बोल देते हैं कि देखो बेटा, दवा जो हम दे रहे हैं, दवा केवल 10% असर करेगा और 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है। तो अगर आपको 2-3 साल से किडनी खराब है, अगर आप डायलिसिस पर हैं और आप चाहते हैं कि आपका किडनी ठीक हो जाए, तो आप प्रतिज्ञा कीजिए कि हम घड़ी देख के 5 घंटा रोज टहलेंगे। कुछ भी आपको कमजोरी, शुरू में कमजोरी लगेगा, चक्कर लगेगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, लगातार चलते रहिएगा। और दाल जम के पीजिएगा, खीरा टमाटर जम के खाइएगा, हरा सब्जी जम के खाइएगा, अंकुरित चना मूंग खाइएगा, छोहरा किशमिश खजूर अंजीर मुनक्का नहीं खाना, लेकिन काजू अखरोट कागजी बादाम 5 पी रोज़ खाना और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट छोड़ दीजिएगा। देखिएगा कि आपका सारा बीमारी जो है कि ठीक होने लगा और आपका क्रिएटिनिन भी ठीक होने लगा। और लेकिन ये सारा दवा भी देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा जो किडनी के डॉक्टर होते वो कभी भी ये सब नहीं देते, वो बायोप्सी करके कन्फ्यूज कर जाते। देखिए, विज्ञान आपको कन्फ्यूज करा देगा, धर्म आपको सारा कन्फ्यूजन खत्म कर देगा, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। विज्ञान क्या होता है, चीज़ों को तोड़ के देखता है, विश्लेषण का नाम है विज्ञान, और धर्म संश्लेषण का नाम है। धर्म क्या है, वो इकट्ठे देखता है, और विज्ञान क्या है, तोड़ के देखता है। हमारा जो तरीका है होलिस्टिक अप्रोच जो होता है, जिसको हम खोजे, जो कि हम अपने तरीके से खोजे, कि इसको कहना उचित नहीं है, ये अभिमान सूचक शब्द है। खोजे नहीं,
ये तो भारत तो ऐसा देश है जो कि 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। ये हम थोड़ी बोले हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है और दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये भारत की जन श्रुतियों में शामिल है। तो भारत में हर आदमी को ये बात पहले से पता था कि बीमारी क्यों होता, उसको अच्छी तरीके से पता है। इसलिए ये कहना थोड़ा अहंकार सूचक है कि हम खोजे, हम नहीं खोजे, इतना मरीज देखे हमको अनुभव से हम सीखे, सीधी सीधी बात। तो एक जो आप हमारा भाषण सुने ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब आप उसको अपने जीवन पर अंगीकार कीजिएगा तब आपको जो फायदा बुझाएगा तो आपके लिए वो ज्ञान हो जाएगा। फिर आप दूसरों को भी बांटिएगा तो देखिएगा कि वो भी ठीक होने लगेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि किडनी को ठीक करने का रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिन गलियों से बीपी ठीक होता, जिन गलियों से चीनी ठीक होता, जिन गलियों से कैंसर ठीक होता। कारण तो सबका एक ही है। तो सबका भोजन बदल दीजिए, दाल जम के पीने लगिए तो देखिएगा 5 किलो वजन 1 महीने में कम गया। और अगर किसी का इंसुलिन बढ़ा रहता है तो ऐसे केस में हम लोग उसमें मेटफॉर्मिन भी चलाते हैं, भले ही उसको डायबिटीज़ नहीं हो, लेकिन अगर इंसुलिन बढ़ा रहेगा तो उसको हम लोग मेटफॉर्मिन और टिनाग्लिप्टिन भी देते हैं। मरीज़ को रोज़ टहलने बोलते हैं। और यदि कोई आदमी को हीमोग्लोबिन बहुत कम है और क्रिएटिनिन उसका 4-5 है तो उसको हम लोग बोलते हैं देखो बेटा अचानक मत लगातार टहलो 10 मिनट फिर रुको, टहलो फिर रुको, टहलो फिर रुको, धीरे धीरे करके टहलो। और अपने साथ कलेवा लेके जाओ, चना का सत्तू घोर करके उसको लेकर के जाओ और बीच बीच में पीते रहो जब मन करे तो, शुद्ध चने का सत्तू वो पीते रहो। और काजू रखो अपने साथ, जब भी भूख लग जाए वो खा लो। और अंकुरित चना मूंग रखो, लेकिन गलत चीज़ मत खाना, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कभी मत लेना, मीठा फल कभी मत खाना, मीठे फल का जूस कभी मत पीना। अगर बहुत फल का जूस पीने का मन कर जाए तो नारियल का पानी, डाब का पानी कभी कभी पी सकते हैं, क्योंकि उसमें तुलनात्मक रूप से चीनी कम है और उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी है, फैट भी है। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए तो देखिएगा कि सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, आपका जो भी बीमारी है वो ठीक होने लगा। तो इस ढंग से हम लोग मरीज़ का किडनी भी ठीक कर देते और उसका चमड़ा का बीमारी तो ठीक करते ही। तो इसी ढंग से हम अपने आप को कहते हैं होलिस्टिक एंड एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। तो जो हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है हम आपको और भी वीडियोस में दिखा चुके हैं। ये देखिए हमारा ये चैम्बर आप देख रहे हैं और इस चैम्बर में जो निकला है वो आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये तो इसमें उल्टा दिख रहा होगा आपको। हम आपको ये जो है कि ये थोड़ा चेंज करते हैं, हो सकता है कि इसमें जो है कि आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मुझे लूपस है, तो आपको लूपस एसेली ये हमारा फेवरेट बीमारी है और इसी का पोस्टर हमारे रूम में है। तो ये हमारा सबसे दिल से जुड़ा हुआ बीमारी है। और इसमें लूपस नेफ्राइटिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। देखिए इसमें जोड़ों में दर्द भी होता है, देखिए जोड़ पकड़े हुए है ना, जोड़ों में दर्द होगा, इसमें भयंकर बुखार होगा, देखिए मुंह में थर्मामीटर लगा हुआ है, इसमें लंबे समय तक थकान होगा, इसमें एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन 9 से नीचे चला जाएगा, इसमें जो है कि गुर्दे की समस्या, इसमें किडनी खराब होगा, इसमें भयंकर सीने में दर्द होगा, इसमें चकत्ता होगा, है ना, छाती में पानी भर जाएगा। कभी कभी डॉक्टर बोलेगा कि आपको जो है कि टीबी पकड़ लिया, लेकिन हम लोग उसको ऐसे नहीं मानते। और चकत्ता होता, ये धूप से एलर्जी होगा, ये बाल झड़ने लगेगा, ऐसे नहीं बाल झड़ने लगेगा, और रक्त का सामान थका होगा तो उंगली कट के गिरने लगेगा, रीनल थ्रोम्बोसिस भी हो जाएगा कभी कभी, है ना, तो किडनी भी इसमें खराब हो जाता है। और आंखों का रोग, मिर्गी का दौरा, दिमागी प्रॉब्लम्स हो जाएगा, मरीज को साइकोसिस भी होने लगेगा, मुंह का छाला। ये एक ही बीमारी का लक्षण है जिसका नाम है लूपस। इसको चमड़े हम लोग जड़ से ठीक करते, जबकि किताब में लिखा हुआ जड़ से नहीं जाता। तो जैसा कि आप देखें कि ये हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है, वहीं पर देखिए वो लगा हुआ है। तो ये सबसे फेवरेट बीमारी है, इसीलिए जो है कि हम अपने आप को एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करते। तो हम बार बार देखते थे कि सब डॉक्टर वो बोलता तो है कि किडनी में दौड़ो दौड़ो दौड़ो, लेकिन कितना दौड़ो और क्यों दौड़ो। अगर आप चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा खाइएगा तो आप कितनों दौड़िएगा अब कम पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त कार्बोहाइड्रेट है। 40-50 किलोमीटर रोज़ थोड़ी चल पाइएगा, मैक्सिमम 2 घंटा रोज़ टहल सकते हैं। इसीलिए जो है कि ये आप इस चीज़ को अपनाइए तो बीमारी जड़ से जाएगा। लेकिन ये सब समझाना डॉक्टर के लिए घाटे का सौदा होता है, क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस ऐसा बनाया गया है कि जिसमें दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। तो बात यहाँ पर है। इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था आपको कभी भी पूरा ज्ञान नहीं देगा और अधूरा ज्ञान करके अपना मरीज क्लाइंट बनाते रहेगा और उससे वो बिजनेस करता रहेगा। तो एक बार आपको किडनी खराब हुआ नहीं कि डॉक्टर आपके अंदर गांठ बना देगा मानसिक रूप से कि नहीं, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मरीज को कूदने में दिक्कत होता, उसको लगता है अरे कई बार हमारे पास मरीज आता, उसको चमड़े में खुजली होने लगता और चमड़े में दाना निकलता और उसको किडनी भी खराब रहता। हम उसको बोलते हम तुम्हारा इलाज तभी करेंगे जबकि हम किडनी का भी इलाज अकेले करें।
तो वो बोलता है कि सर हमारा किडनी का इलाज आप कैसे कर दीजिएगा। तो हम उसको बोलते अगर हमसे किडनी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। जब हम जड़ें काट देंगे तो अलग अलग शाखा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसको जब हम ये पूरा समझाते हैं तो उसको समझ में आ जाता और वो फिर हमसे इलाज कराने लगता है। ऐसा हज़ारों हज़ार मरीज हमारे साथ इस ढंग से जुड़ा। करीब करीब 1 लाख मरीज में से 1000 मरीज तो ऐसे लिखा देख लिए होंगे। तब जा कर के ये सब समझ में आया और तब फिर जो हम दवा देने लगे, देखे कि अरे रे रे तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक हो गया बच्चे का नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता। और एक होता नेफ्रोटिक, एक होता नेफ्राइटिक। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता, शरीर में सूजन, प्रोटीनूरिया होने लगेगा। 500 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन पेशाब से नहीं आना चाहिए, उसमें 3-3 ग्राम से ज़्यादा आने लगेगा, शरीर में सूजन होने लगेगा। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में तेजाब ज़्यादा जमा हो जाएगा तो उसके चलते बीपी का बीमारी होने लगेगा, पेशाब से खून आने लगेगा और पेशाब रुक जाएगा, पेशाब में दर्द होने लगेगा, ये सब एक्यूट सब घटना घटने लगेगा, तो उसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन जहाँ भी चीनी खाइएगा तो उससे चर्बी भी जमेगा, उससे मोटापा भी होगा और उससे तेजाब भी जमेगा और तो उससे एलर्जी भी होगा और उससे जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन भी होगा। इसलिए अलग अलग चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि डायबिटीज और बीपी के मरीजों में किडनी का बीमारी ज़्यादा होता। अरे भैया, तो डायबिटीज और बीपी हुआ क्यों? ज़्यादा चीनी खाने से ही तो हुआ। ज़्यादा चीनी खाए, खून की नली में चर्बी जम गया तो बीपी। तो उसको अलग अलग मत देखिए, उसको एक इकट्ठे देखिए। विज्ञान के चक्कर में पड़िएगा वो आपको कंफ्यूज कर देगा, कोई सोल्यूशन नहीं देगा। लेकिन धर्म के चक्कर में पड़िएगा तो हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि विज्ञान का नेचर है। विज्ञान चीज़ों को तोड़ के देखता है और धर्म चीज़ों को जोड़ के देखता है। धर्म जो है फूल का सुगंध लेता है और जो विज्ञान जो है वो फूल को, फूल पत्ती सब तोड़ देता है और सबका देखता है कि उसके अंदर है क्या। तो जब उतना विश्लेषण कीजिएगा तो मेन चीज़ को नहीं पकड़ पाइएगा, बीमारी हो क्यों रहा है। इतना तो हर आदमी जानता है कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारा किडनी क्या, कोई भी बीमारी क्यों होगा, भोजन गलत होगा। जितना कैलोरी घुसा है जितना निकाले उसको ये बैलेंस कर दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। और अभी तक तो आप आज से ना शुरू कीजिएगा। इतना दिन जो गड़बड़ चीज़ खाए हैं, ज़बरदस्त कैलोरी, उतना दिन का बकाया भी तो आपका है। आप रोज़ 4000 कैलोरी खाते थे, 2000 खर्च करते थे, तो उतना दिन का बकाया भी एक्स्ट्रा कैलोरी जो जमा है। तो इसलिए आप अभी क्या कीजिए कि आप अगर खर्चा आपका 2000 कैलोरी है तो आप जो है कि 1500 कैलोरी लेने लगिए। तो जब 500 कैलोरी कम लीजिएगा और आपका पेट भर जाए, इसके लिए फाइबर ज़्यादा घुसा दीजिए, यानी खीरा टमाटर। तो ये आपको ज़्यादा कैलोरी नहीं देगा लेकिन आपका भूख मिटा देगा, क्षुधा मिटा देगा, तो आपको पेट भरा भरा लगेगा तो ठीक लगेगा और आपको ज़्यादा कैलोरी भी नहीं मिलेगा और जम के टहलने लगिए। यदि किडनी खराब है तो 4-4-5 घंटा रोज़ टहलिए, तो देखिएगा सारा अभी तक जो चीनी से शरीर चर्बी बनाता था, जिस चीनी से शरीर तेजाब बनाता था और जिस चीनी को जहाँ तहाँ छिड़कता था, वो सारा चीनी खींच लिया गया, सोख लिया गया और उस चर्बी को वापस चीनी बना के ख़त्म कर दिया गया। तो आपका 5 किलो वजन भी कमा, किडनी में चर्बी जमा था तो किडनी भी ठीक हो गया और जो है कि तेजाब जो जमा था वो तेजाब भी ठीक हो गया। लालू यादव का किडनी ये सब बहुत ज़्यादा डैमेज है, वो ठीक करना बच्चा का खेल है, बशर्ते कि उनको कोई समझा दे कि दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, रोज़ टहलो। लेकिन ज़्यादातर किडनी के डॉक्टर ये दाल बंद करा देते और इसी से और गड्ढे में गिर जाता मनुष्य। तो इस बात को समझिएगा कि सब बीमारी में एक ही चीज़ बंद होगा, वो है चीनी। और चीनी किसको कहते हैं हम समझा दिए। हर चीनी मीठा नहीं होता। ये जो रोज़ दूध पीने का आदत है, बहुत लोग का आदत क्या होता है, रोज़ दूध रोटी गुड़ के खाएंगे, वो नहीं खाना चाहिए, वो जहर है। आप दाल जम के पीजिए, रोटी 24 घंटे में 3 ही खाइए और अगर 4 रोटी खाना है तो आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाइए। 2 घंटा रोज़ टहलने का आदत बनाइए। आप बोले सर 2 घंटा हम कैसे टहल पाएंगे, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कैसे टहलते हैं। ये दोनों व्यक्ति घड़ी देख के 2 घंटा रोज पैदल चलते, तो जब वो टहल सकते तो आप क्यों नहीं टहल सकते। और कभी भी अगर आपको किडनी का बीमारी है तो ये कभी भी मत सोचिए कि आपको खाली किडनी का बीमारी ही है, पूरा जांच कराना चाहिए। जब पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर निकलेगा और जो गड़बड़ी निकलेगा हम लोग उस सबका इलाज इकट्ठे करते। तो जब मरीज को जब इकट्ठे सब सारा चीज़ देते तो फिर वो मरीज ठीक हो जाता। कबड्डी के खेल में आप कहिएगा कि सर हम उसको भी छू के आ गए, हमको उसको भी छू के आ गए, उसको भी छू के आ गए, हमको कोई नहीं पकड़ा। एक बार गए मिलजुल के पकड़ा तो पकड़ा गए। तो अगर हम दवा से उसका तेजाब भी न्यूट्रलाइज कर दें, मरीज को रोज़ टहलाना भी शुरू कर दें और डाइट भी चेंज कर दें, तो देखिएगा इकट्ठे सब काम करेगा, मरीज का बहुत जल्दी हालत ठीक होने लगता है। तो ये हम अपने अनुभव के साथ बता रहे हैं। कितना मरीज को शुरू में हमको खुद ही अचरज होता था कि कैसे हम उसका क्रिएटिनिन कम कर दिए। किसी का क्रिएटिनिन 10 रहता था, दवा देते थे, 1 महीने के बाद मर जाता था, 3 बचता था क्रिएटिनिन। तो ये हमारे पास बहुत सारा आंकड़ा है जो कि आपको जो है कि आकर के हमसे मिल सकते। तो इसीलिए हमको लगा कि ये सब चीज़ लोग नहीं बता रहा है, खाली वो जुलूस निकाल रहा है। तो ये जो है कि होलिस्टिक अप्रोच से ही बीमारी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा।
तो आज विश्व किडनी दिवस पर आइए प्रतिज्ञा करें कि दाल हम जम के पिएंगे। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज़ नहाना, बेटा रोज़ मुँह धोना। काश हम बच्चे को संस्कार देने लगे बेटा रोज़ जो है कि ये रोज़ टहलना, बेटा रोज़ 2 घंटा टहलना, बेटा रोज़ 3 कटोरा दाल पीना, बेटा रोज़ खीरा टमाटर खाना, तो उसका बहुत सारा बीमारी हम 50% तो खाली बिना दवा के भी ठीक कर दें। ये सारा जानकारी आज आपको उम्मीद होगा कि इस वीडियो से मिला होगा। और तो अगर आपको हमसे ऑनलाइन सलाह लेना है तो हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। आपको कितना भी क्रोनिक बीमारी हो, कितना भी SLE हो, किसी भी प्रकार का डॉक्टर आपको बोल चुका हो कि इसका जड़ से निदान नहीं है, तो अगर आप हमारे पास आइएगा तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। लेकिन हमको कोई मरीज़ का कमी नहीं है, हम आपकी सुविधा के लिए बोल रहे हैं। ये मत समझिएगा कि हम कोई प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर समय मरीज़ का कमी रहता, भगवान से मनाते कि मरीज़ कम रहता, तो हम तो रोज़ एक आध को वीडियो बनाते। लेकिन ऐसा नहीं संभव हो पाता, वीडियो बहुत मुश्किल से समय नहीं मिल पाता क्योंकि मरीज़ भी ज़्यादा है। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है, अब किसी का कमी नहीं है। और ये वीडियो भी बनाते हैं तो कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बनाते कि यूट्यूब से हमको पैसा मिलेगा। वो उतना व्यू हमारा नहीं होता और भगवान न करे उतना व्यू हो, क्योंकि उसमें और माथा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए तो जो है कि इसीलिए आपको बताए कि आप अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते। जो है कि वैसे केस में हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194, 8969953194, और दूसरा नंबर है 9386999300। कितने बजे फ़ोन कीजिएगा? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। इस तीनों टाइम हम फ्री रहते। इस तीनों टाइम पर आप हमारा अपना कोई भी क्वेरीज हमसे पूछ सकते। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भूले भटके इंसानियत को भी सही ज्ञान बांटा जा सके। हम आपको फिर बोलते हैं, ये वीडियो लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिए कि उससे कोई हमारा नाम हो, हमको नाम का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर के बात में थोड़ा भी दम आपको नज़र आता है तो आप जो है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी सही ज्ञान दिया सके। याद रखिए, बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता। तो बीमारी क्यों होता? बीमारी जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता है। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, चाहे किडनी हो कि लीवर हो कि दिमाग का बीमारी हो, कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो होलिस्टिकली सोचिए तो आप हर बीमारी को ठीक कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है कि हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हम हर मुद्दे पर हमको वीडियो बना लेना है, अंग्रेजी इंग्लिश जब जब हमको समय मिलता जाएगा। और दूसरा एक वीडियो बनाते हैं जब हम जर्नी करते हैं, ताकि हम लोगों को वो भी ईश्वर का रूप दिखाते रहें। हम लोग शहर में रहते रहते एक ही जगह रहने लगते तो हम बोर हो जाते, तो हमको निकलना चाहिए। हम लोग भोजन को मनोरंजन बना लेते, भोजन को मनोरंजन नहीं बनाइए। टहलिए, निकलिए और चलिए, पहाड़ पर झरना पर चढ़िए, तो आपका कैलोरी जलेगा और आप बहुत सारे बीमारियों से बचिएगा। इसीलिए हम टहलते भी हैं। और हम सप्ताह में एक दिन सबको छुट्टी मिलता है, ऐसा नहीं कि हमको संडे तो पूरा सरकार छुट्टी देता। आप निकल जाइए शनिचर के रात को, संडे घूम करके फिर मंडे पहुंच जाइए। तो उस ढंग से अगर कीजिएगा तो आपको दुनिया भी देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, हम आपसे अनुग्रहित हैं। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। और आज ये प्रतिज्ञा लीजिए कि अपने बच्चे को हम रोज़ बोलेंगे, बेटा रोज़ 2 घंटा रोज़ टहलो, बेटा रोज़ दाल पियो, बेटा रोज़ हरा सब्जी खाओ और ज़मीन के नीचे उगने वाला चीज़ नहीं खाओ। अगर बच्चा चिप्स मांगेगा तो चना और बादाम का चिप्स दीजिएगा, लेकिन आलू और मकई का चिप्स नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। और बच्चा अगर बोलेगा मीठे फल का जूस दो तो उसको नारियल पानी पिलाइएगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा हमको फ्रूटी पिलाओ तो उसको अमूल का छाछ पिलाइएगा, लेकिन लस्सी नहीं पिलाइएगा। बच्चा बोलेगा मिठाई दो तो शुगर फ्री काजू बर्फी दीजिएगा, शुगर फ्री कलाकंद दीजिएगा, शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स दीजिएगा, लेकिन ये चीनी वाला आइटम नहीं दीजिएगा। शुगर फ्री बिस्कुट भी मिलता है, वो खिलाइए। रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए, बीमारी से दूर रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर तक आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए परमात्मा आपको सुख रखे, सुखी रखे। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम।